नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारे ये घटना चक्र के आधुनिक भारत के इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। चूँकि हमारा डिस्कशन जो है यह प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही होता है, चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। ए, इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया। बी, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया। सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। डी, इसने श्रमिक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी। रॉलेट एक्ट 1919 के माध्यम से अंग्रेज सरकार को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया कि वह शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकती है और संक्षिप्त प्रक्रिया के माध्यम से, या यूं कहें तो बिना मुकदमा चलाए भी, उनको अनिश्चित काल तक जेल में बंद करके रख सकती है। हालांकि अवधि जो है वह एक निर्धारित की गई थी, शायद 3 से 4 माह था, एक बार आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा। उसके बाद भी उसे वह कई बार बढ़ा सकते थे, ठीक है, बीच बीच में उसे बढ़ाया जा सकता था जब भी वह अवधि समाप्त होती। फिलहाल यहाँ ये एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखते हैं। देखिए, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था सेडिशन कमेटी या सेडिशन आयोग, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे न्यायाधीश सिडनी रोलेट। ठीक है, तो वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी का गठन किया गया था। इसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम को पारित किया गया था। इस कमेटी को गठित करने का उद्देश्य था भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण। ठीक, इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजी सरकार जिसको जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस अधिनियम या इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, या शॉर्ट फॉर्म में कहें तो काला कानून कहा गया था। इसके विरोध में गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। आगे चल कर के 8 या 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ठीक है, और इसी के विरोध में वह प्रक्रिया की गई थी। प्रक्रिया कह रहा हूँ, इसी के विरोध के लिए एक जनसभा भी बुलाई गई थी 13 अप्रैल 1919 को, जहां पर जलियांवाला बाग का हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। फिलहाल उसके बारे में अभी और डिटेल से बात करेंगे जब प्रश्न आएगा तब। चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट को लाने का क्या प्रयोजन था। ए, भूमि सुधार। बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। सी, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना। या डी, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। तो फिलहाल जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना रॉलेट एक्ट को लाने का उद्देश्य या प्रयोजन था। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट को भारत में लागू किया गया था मार्च 1919 में। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। ए, युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन। बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों के सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया। सी, खिलाफत आंदोलन का दमन। या फिर डी, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों के सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया करना। नेक्स्ट, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। दूसरा, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तीसरा, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन है ए, केवल 1। बी, केवल 1 और 2। सी, केवल 2 और 3। या डी, 1, 2 और 3। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी,
रोलेट अधिनियम को सेडिशन कमेटी की रोलेट अधिनियम जो है वह सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था, जिसके गठन करने का उद्देश्य था भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों पर कानूनी सहायता के माध्यम से रोक लगाना। और इस अधिनियम के विरोध स्वरूप गांधी जी द्वारा जो रोलेट सत्याग्रह शुरू किया गया था, उसमें गांधी जी ने होम रूल लीग के नेताओं का भी उपयोग किया था, क्योंकि उस समय हमने देखा था जब हम होम रूल लीग पढ़ रहे थे तो होम रूल लीग आंदोलन जो है यह काफ़ी प्रसिद्ध या फिर काफ़ी प्रचलित था। देखिए, रोलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इस अधिनियम को सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर लाया गया था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। 1919 में जब गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। बात करें अगर साइमन आयोग की, तो साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 में आया था और इसकी नियुक्ति की गई थी नवंबर 1927 में। ठीक है, अभी जब साइमन आयोग के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। ज़रा ध्यान से देखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार उस समय आया हुआ था। ठीक है, जो पहला नाम होता था वह होता था भारत सचिव का और जो दूसरा नाम होता था वह होता था भारत के वायसराय का। तो अब बताइए कि जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर डी लॉर्ड वेवेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय रहे थे 1916 से 1921 तक। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो रोलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था ए वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना या डी देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो ध्यान दीजिए, बिना मुकदमा चलाए किसी को भी कभी भी अंग्रेज सरकार शक के आधार पर बंदी बना सकती थी। तो इसमें क्या चीज़ सीमित होती है या क्या प्रतिबंधित होती है, इसमें प्रतिबंधित होती है किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी कि जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। रोलेट एक्ट का उद्देश्य था भारतीयों की वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, जिस कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और गांधी जी के द्वारा रोलेट सत्याग्रह भी चलाया गया था। देखिए, मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत या वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। देखिए, इसके पहले गांधी जी खेड़ा, अहमदाबाद मिल हड़ताल या चंपारण सत्याग्रह इन्हीं सबसे संबंधित रहे थे। ठीक है, लेकिन यह सभी एक क्षेत्रीय स्तर के आंदोलन थे या क्षेत्रीय स्तर की प्रतिक्रियाएं थी गांधी जी के द्वारा। फिलहाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पहला साहसिक राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा राजनीतिक कदम था गांधी जी का। जो विकल्प हैं आपके पास वह हैं ए असहयोग आंदोलन, बी रोलेट सत्याग्रह, सी चंपारण आंदोलन या डी दांडी यात्रा। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था रोलेट सत्याग्रह। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। पहला होम रूल लीग, दूसरा खिलाफत और तीसरा सत्याग्रह सभा। होती क्या थी सत्याग्रह सभा? तो देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में जो छोटे छोटे राजनीतिक स्तर के जो नेता होते थे, जैसे कि अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए तो
अभी फ़िलहाल अगर कोई जन आंदोलन हो तो एक जगह जो है, मान लीजिए कि किसी एक दल का नाम आप ले लीजिए, मान लीजिए बीजेपी को ही ले लीजिए, तो बीजेपी के द्वारा यदि किसी स्तर पर या किसी क्षेत्र में आंदोलन करना है, राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने आंदोलन या इनके नेता ने आंदोलन का आह्वान कर दिया, तो इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि मान लीजिए कि आपका हो गया बिहार का कोई पटना ज़िला हो गया, उत्तर प्रदेश का मान लीजिए कि प्रयाग क्षेत्र हो गया, या फिर मान लीजिए कि बंगाल का मिदनापुर क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर जो इनके नेता थे वह इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं। तो ठीक है, तो उस समय चूंकि इस प्रकार के मंच जो है वह सामान्यतया नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे, तो गांधी जी द्वारा इस प्रकार से एक सत्याग्रह सभा का गठन किया गया, जिसमें इन क्षेत्रों के जो छोटे छोटे जो नेता थे या जो इन क्षेत्रों का नेतृत्व करने वाले जो नेता थे, वह विभिन्न माध्यमों से अहिंसक तरीके से आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा 3 मंचों का प्रयोग किया गया था रॉलेट सत्याग्रह के लिए। एक तो था होम रूल लीग का, दूसरा था खिलाफत का, और तीसरा था सत्याग्रह सभा का। देखिए, इसके पहले चंपारण, खेरा और अहमदाबाद गांधी जी के आंदोलन जो थे वह क्षेत्र विशेष से ही संबंधित थे। याद होगा आप सबको इन सब के बारे में, उम्मीद है याद होगा। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी गांधी जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, या डी स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने के लिए सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। देखिए, कुछ नहीं है, वही है, रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा गया। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने के आंदोलन को चलाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है कि द अनार्किल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल भाषा में कहा जाता है? ए रॉलेट एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी इंडियन आर्म्स एक्ट, या फिर डी अल्बर्ट बिल। तो रॉलेट एक्ट का वास्तविक नाम जान लीजिए। इसका वास्तविक नाम है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। हिंदी में अगर अंग्रेजी को लिखा जाए तो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? ए असहयोग आंदोलन, बी रॉलेट एक्ट का बनना, सी सांप्रदायिक अवार्ड, या फिर डी साइमन कमीशन का भारत आना। तो असहयोग आंदोलन 1920-22, ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। सांप्रदायिक अवार्ड जो 1932, बहुत बात। साइमन कमीशन 1927 में इनकी नियुक्ति हुई थी और 1928 में ये भारत आए थे। जबकि रॉलेट एक्ट जो है वह जलियांवाला नरसंहार जो है वह रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था, या यूँ कह लें तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था उसी को दबाने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था। यानी कि इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नृशंसपूर्वक नरसंहार कराया था। ठीक है, थोड़ा सा अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानना हो तो आराम से सुनिएगा कि पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन सैफुद्दीन किचलू। ठीक, ये 2 नेता थे पंजाब के अमृतसर से। इनको क्या किया, अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। अब इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। चूँकि उस दिन बैसाखी थी तो सामान्यतया इस बाग में मेले का आयोजन होता था। हालांकि पहले से ही जनरल डायर ने अमृतसर के क्षेत्र में मार्शल लॉ को लागू कर रखा था, सैनिक कानून को लागू कर रखा था, लेकिन
इसके बारे में जानकारी शहर के आसपास के लोगों को ही थी, लेकिन चूँकि मेले का आयोजन भव्य रूप में होता था इसलिए आसपास के ग्रामीण भी इस मेले में आते गए और वहीं पर उस समय इस जनसभा का आयोजन भी किया जा रहा था, तो ग्रामीण भी वहाँ पर बैठ के इस जनसभा को देख रहे थे। ठीक, ये छोटी सी एक भूमिका हो गई। अब जनरल डायर ने इस जनसभा को अपने आदेश की अवहेलना समझा और सभा स्थल पर पहुँच करके उसने निहत्थी जनता को बिना कोई वार्निंग दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। निहत्थी जनता पर बिना कोई वार्निंग दिए, बिना किसी चेतावनी के उस पब्लिक पर, उस जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस गोलीकांड या इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए, 379 ना, 379 लोग मारे गए, जबकि भीड़ जो है वह हज़ारों की थी और ऐसा अनुमान है कि उस दुर्घटना या उस हत्याकांड में जो है हज़ारों हजार भारतीय जो है वह मारे गए। बच्चे, औरतें, बूढ़े बुजुर्ग सब मारे गए। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि गांधी जी को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा देश ही अब हिंसा की चपेट में आ जाए। गांधी जी ने 18 अप्रैल को अपने आंदोलन यानी अपने रोलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया और इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि, तो दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा। तो शंकर नायर, जो कि उस समय वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य थे, वहाँ की सदस्यता से उनके द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया शंकर नायर के द्वारा। आगे चल कर के कांग्रेस ने एक जांच समिति का गठन किया और इस हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर आयोग भी बैठाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस की जांच समिति की अध्यक्षता कर रहे थे मदन मोहन लाल। ठीक, कांग्रेस की जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कांग्रेस के द्वारा जिस जांच समिति का गठन किया गया था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। लाले लिख दिया है मैंने, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और इस समिति में अन्य सदस्यों के रूप में शामिल थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी, MR जयकर और आदि अन्य कांग्रेसी नेता। कांग्रेस की इस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर की निंदा की और साथ ही साथ उसके निर्णय को विवेकहीन और भावावेश उठाया गया कदम बताया। वहीं अब ब्रिटिश आयोग की बारी आई। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने किसका गठन किया था इस हत्याकांड की जांच के लिए? हंटर आयोग का गठन किया था इस हत्याकांड की जांच के लिए। इस हंटर आयोग में भी 3 भारतीय सदस्य थे। इनका नाम आराम से सुनिए। हंटर आयोग में भी 3 भारतीय सदस्य थे जिनके नाम थे चिमन लाल सीतलवाड़। चिमन लाल बोल रहा हूँ मैं, चमन लाल नहीं, ठीक है, चिमन लाल सीतलवाड़। दूसरे थे सुल्तान अहमद और तीसरे भारतीय सदस्य थे जगत नारायण। ठीक, हंटर आयोग में 3 भारतीय थे, एक थे चिमनलाल सीतलवाड़, दूसरे थे सुल्तान अहमद और तीसरे थे जगत नारायण। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमृतसर की तत्कालीन परिस्थिति में मार्शल लॉ लागू था और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने हेतु गोली चलाना आवश्यक हो गया था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्यों को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक, ठीक है क्या कहा, तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी से जो उचित समझा वही किया। ठीक, तो अब सरकार को कुछ न कुछ कार्रवाई करनी थी। सरकार ने इनको क्या किया, जनरल डायर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। लेकिन ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड ने डायर की प्रशंसा में भाषण दिए और साथ ही साथ उसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर या फिर उसके सम्मान में उसको सम्मानार्थ तलवार भी भेंट की गई थी। कहीं कहीं लिखा है कि हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा ही उसको 2600 पाउंड की आर्थिक सहायता या आर्थिक पुरस्कार भी दिया गया। हालांकि एक जगह और आता है, वहाँ पर लिखा गया है कि मॉर्निंग पोस्ट एक अखबार था, ठीक है, लंदन का एक अखबार है मॉर्निंग पोस्ट, उस समय था, अभी फ़िलहाल है कि नहीं। तो इस मॉर्निंग पोस्ट के द्वारा जो है जनरल डायर के पक्ष में चंदा एकत्रित किया गया और लगभग इस मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने 26,000 पाउंड की राशि एकत्रित की और यह राशि उसने
जनरल डायर को प्रदान की थी। ठीक है, तो यह सारी बातें हो गई जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के। आइए प्रश्नों के माध्यम से अब जल्दी जल्दी इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो बैसाखी के दिन अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक और व्यक्ति थे, बताइए कौन, डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, तो यह हुआ था रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में। नेक्स्ट और अगला है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित अमृतसर के जलियांवाला बाग में यह घटना घटी थी। नेक्स्ट, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है, तो जनरल डायर एक कातिल थे और इनका नाम जुड़ा हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। नेक्स्ट, नीचे कहाँ चल रहे हैं हम, पूछा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। देखिए, पंजाब के दो लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर, पूरा नाम है इसका REH डायर, जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर, इसने निहत्थी और शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाईं। लगभग 1 से 1,500 लोग मारे गए, जबकि सरकारी रिपोर्ट में कुल 379 लोगों के मारे जाने की बात स्वीकार की गई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। इस हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से भी इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट, और CF एंड्रूज ने क्या कहा था, दीनबंधु CF एंड्रूज ने जानबूझकर की गई हत्या। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे, तो किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के बंदी बनाने के लिए विरोध के प्रदर्शन में। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण या ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे, तो फिलहाल इनमें से थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी, और यह लौटाते हुए टैगोर ने यह कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं, और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया, तो डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं ऑप्शन नंबर C, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइट की पदवी का त्याग कर दिया था, तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि का परित्याग कर दिया था, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी, तो ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था, तो ऑप्शन नंबर C, शंकरन नायर या फिर शंकर नायर ने। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि का त्याग किया था। ठीक है, तो कभी सर आ जाए तो आप कंफ्यूज मत करिएगा।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर सी, शंकर नायर ने। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए कूट से ज्ञात कीजिए। पहला, जलियांवाला बाग नरसंहार। दूसरा, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना। तीसरा, 1919 का कांग्रेस का अमृतसर का अधिवेशन। कूट है ए 2-1-3, बी 1-2-3, सी 2-3-1 या डी 3-2-1। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए 2-1-3। सबसे पहले तो सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बंदी बनाया गया। आगे चल कर के जलियांवाला बाग नरसंहार होता है और फिर सबसे अंत में कांग्रेस ने 1919 में अपना विशेष अधिवेशन का आयोजन किया था अमृतसर में, नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, देखिए, डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ और दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। ए, काली कोठरी घटना के बाद। बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। सी, 1857 के विद्रोह के बाद या डी, बंगाल के विभाजन के बाद। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। इसमें 3 भारतीय सदस्य थे। बताइए कौन कौन? एक थे चिमनलाल सीतलवाड़, दूसरे थे सुल्तान अहमद और तीसरे थे जगत नारायण। ठीक है, देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रवी जो है वह क्रांतिकारियों का रूप धारण कर लेंगे, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था। भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था और साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? ए, पृथ्वी सिंह, बी, सरदार किशन सिंह, सी, उधम सिंह या फिर डी, सोहन सिंह जोश। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह। ठीक है, 1940 के आसपास गए थे। देखिए है लिया भी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड की सज़ा भी सुनाई गई थी। सुनाई क्या गई थी? दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो यह मारा गया उधम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, उधम सिंह ने लंदन में मारा तो सर माइकल ओ डायर को। यह उस समय पंजाब में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी, तो यह उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। ए, जवाहरलाल नेहरू को, बी, महात्मा गांधी को, सी, CR दास को या फिर डी, फजल उल हक को। चलिए,
तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, देखिए यहाँ पर सही आंसर नहीं दिया हुआ है सही तरीके से। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, जबकि इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय कर रहे थे और इसमें शामिल अन्य सदस्यों में थे मोतीलाल नेहरू, CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी, MR जयकर और अन्य कांग्रेसी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है इसी चैप्टर से। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग की कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो अब इसमें इतना क्या, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? ए, INA सक्रियतावादियों की हत्या, बी, जलियांवाला बाग का नरसंहार, सी, महात्मा गांधी को गोली मारा जाना, या डी, कर्नल वाइथ को गोली मारा जाना। तो फिलहाल निवारक हत्या का नाम दिया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी जलियांवाला बाग नरसंहार को। निवारक कहने का मतलब यह है कि आप परिचित हो या आपको ऐसा अंदेशा हो किसी चीज़ को लेकर के कि भविष्य में यह घटना जो है वह बड़ी हो सकती है या फिर और बुरी हो सकती है, तो इस वजह से आपने उस घटना को घटने से पहले ही कंट्रोल में करने के लिए या फिर उस घटना को न घटने देने के लिए पहले से ही कुछ एक्शन ले लिया ताकि वह घटना न घटे। इसी को कहा जाता है निवारक। जैसे कि ज़्यादा तेज़ यदि गाड़ी चलाएं, एक्सीडेंट हो जाए तो आप पहले से ही धीमे धीमे आराम से जाएं। ठीक है, फिलहाल या ऐसे समझ लीजिए कि आपको पता है कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने वाला है, तो आपने क्या किया कि पहले ही जो व्यक्ति, मान लीजिए ए जो है वह बी की हत्या करने का सोच रहा है और ए ने आपसे यह बात बता दी, आप हैं सी, तो आपने क्या किया, आपने ए को पहले से ही एक कमरे में बंद कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बी की जान भी बच गई और ए के ऊपर हत्या का दोष भी नहीं लगा। ठीक है, फिलहाल आपने प्रयास किया बी की जान को बचाने का। आइए इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित, देखिए दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था, जबकि मॉन्टेग्यू ने इसको निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। अंतिम प्रश्न इस चैप्टर से कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? ए, दी आर्म्स एक्ट, बी, दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, सी, दी रोलेट एक्ट, या फिर डी, दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, द रोलेट एक्ट। अब इसके बारे में इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल एक बार जल्दी देख लीजिए। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लागू भारत सुरक्षा अधिनियम की अवधि अब समाप्त होने वाली थी, अतः न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों पर 2 प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों में भारत में देशद्रोही कार्यों में संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी करना तथा इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति को बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान था। इन प्रस्तावों को दी रोलेट एक्ट के नाम से मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। इस अधिनियम का भारतीयों के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। एक बार फिर से ध्यान कर लीजिए, इस एक्ट का वास्तविक नाम क्या था? तो इस एक्ट का वास्तविक नाम था, क्या था भाई? दी क्रॉनिकल था ना, हाँ, दी अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ठीक है, अभी ऊपर चल के हम लोग देख लेंगे, फिलहाल इसको देखिए। तो इन प्रस्तावों को रोलेट एक्ट के नाम से मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया था तथा इस कारण सार्वजनिक रोष की लहर दौड़ी। अधिनियम के विरोध में पंजाब के 2 नेताओं सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार करने के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन आयोजित सभा में जनरल डायर ने गोलियां चला दी, जिसमें हजारों भारतीयों की मृत्यु हो गई, लेकिन सरकारी आंकड़ों में इनको 379 ही दिखाया गया।
और इतिहास में इसी घटना को या इसी हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया था। फिलहाल आइए एक बार ऊपर इस एक्ट का नाम आप आराम से देख लीजिए, इतना लंबा चौड़ा लिखा नहीं जा सकता है। इस रोलेट एक्ट का जो वास्तविक नाम था वह था द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ठीक है, तो फिलहाल यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अपने अगले डिस्कशन में या अगले लेक्चर के डिस्कशन में हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में, या खिलाफत आंदोलन से शुरुआत करते हुए असहयोग आंदोलन और स्वराज दल के गठन तक को देखेंगे। तो फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।